स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सबसे पहले इस बड़ी खबर से आगाज करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने भारत को जेवेलिन थ्रो में मेडल दिलाया, वो भी गोल्ड का। देखिए, एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल है इंडिया का। ये आज तक की तारीख में एथलेटिक्स में कोई मेडल ही पहला है, गोल्ड क्या। नीरज चोपड़ा से उम्मीद थी डेफिनेटली, वो जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं इसमें जेवेलिन में और बड़े कामयाब हैं। और कई जगह मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि इनका चांस है गोल्ड का। पहला थ्रो 87 हुआ, दूसरा 87 से ज्यादा ऐड हुआ कुछ, और बाद में कोई इन तक पहुंच नहीं सका। अब देखिए उनकी जिंदगी बदल गई उनकी इसको। देखिए इसके पीछे कितनी मेहनत होगी, जद्दोजहद होगी। जिंदगी बदली तो अच्छा है, उसके लिए ही हैज वर्कड फॉर इट। सूबेदार हैं फौज में, हो सकता है वहां भी तरक्की मिले और बाकी चीजें मिलेंगी इनकी जिसके ये हकदार है। बिल्कुल। ओवरऑल जो भारत की परफॉर्मेंस है उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी परफॉर्मेंस है कई चीजों में। कुछ मेडल आ गए, हॉकी का अनएक्सपेक्टेड था, ब्रॉन्ज आ गया। 80 में गोल्ड जीता था मगर वो गोल्ड था नहीं जीतने के लायक, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी कोई भी नहीं ले रहा था, सबने बायकॉट किया था। 72 में इससे पहले जब अच्छी तरह गेम हुई सब पोडियम पे आए थे, तो बड़ी बात है। लड़कियां भी चौथे नंबर पे आई, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल खासी आए। लेकिन एक्सपेक्टेशन जहां थी वहां टोटली फेलियर हुआ शूटिंग में। जी, शूटिंग में बहुत एक्सपेक्टेशन थी। कुछ लोगों को आर्चरी में थी जो मुझे कभी नहीं थी। वो मैंने लिखा भी बहुत जगह इंटरनेशनल फोरम्स में कि आर्चर जो हमारे हैं वो जब वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलते हैं वो दुनिया के किसी कोने में होती है, लाइमलाइट नहीं होती है रसीद उस पर जी, तो प्रेशर नहीं होता है। वो जब ओलंपिक्स में आते हैं तो वहां दुनिया देख रही होती है, वहां परफॉर्म नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने बहुत वक्त गुजारा है आर्चर्स के साथ जी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में। मैं जानता हूं कि उनका मेंटल मेकअप जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। कुछ रेसलिंग में मेडल आए लेकिन खवातीन की रेसलिंग में उतना नहीं आ सका जी, मगर मेडल्स आ गए, ठीक है, हम ब्रॉन्ज से भी खुश हैं। लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंस है ये छोटे छोटे मुल्कों से भी बहुत पुअर है, बिल्कुल पुअर है। ओवरऑल जो ओलंपिक्स की बात हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। इस वक्त मैं बात करना चाहूंगा मेसी की। मेसी को बार्सिलोना ने छोड़ दिया, सही बात है। पहले देखते हैं कि हुआ क्या। इस वक्त स्पोर्ट्स में खबरों की कोई कमी नहीं। सबसे बड़ी खबर ओलंपिक्स में बहुत से मेडल, कुछ के 2, कुछ के 3, कुछ के वर्ल्ड रिकॉर्ड, कुछ के ओलंपिक रिकॉर्ड। इंडिया का पहला एथलेटिक्स मेडल नीरज चोपड़ा का। वहां से टेस्ट क्रिकेट, वहां से बांग्लादेश की जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली मरतबा T20 सीरीज में, बहुत लो स्कोरिंग सीरीज और बहुत कुछ। लेकिन सडनली एक खबर जिसने सबको चौंका दिया और कहते हैं विच हिट द हेडलाइंस लाइक नो अदर न्यूज, थी लायनल मेसी टू लीव बार्सिलोना। उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था क्लब के साथ, लेकिन क्लब ने उनको निकाल दिया। अब यही समझें, 17 साल उन्हें क्लब के साथ गुजारे हैं, 35 टाइटल क्लब को दिए हैं उनने। 13 साल की उम्र में क्लब में आए थे और एक मरतबा कहा था कि इस क्लब ने मुझे बनाया है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था उनका क्लब के साथ, लेकिन बार्सिलोना क्लब कहता है कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो कैप लगाया है कि इतने पैसे ही आप प्लेयरों पे खर्च सकते हैं, मैदान में इतने पैसों के प्लेयर उतार सकते हैं खर्चे के, उसमें मैसी फिट नहीं बैठते हैं हमारे लिए। और हमारा प्रॉफिट, जस्ट थिंक ऑफ इट, बार्सिलोना के प्रेसिडेंट का कहना है कि हमारा प्रॉफिट सिर्फ $125 मिलियन ही रहा, जबकि $150 मिलियन की उम्मीद थी पिछले साल कोविड की वजह से। एक मुश्किल हुई है हमें और क्लब ने बेहतर समझा कि रिलीव किया जाए लायनल मेसी को। मेरे हिसाब से तो 2 साल पहले उनको क्लब छोड़ देना चाहिए था, जब क्लब की मैनेजमेंट जो है, अंग्रेजी में अगर कहें, दे हैड मेस्ड अप द क्लब। बार्सिलोना क्लब ने कहा है मेसी इज फ्री टू नेगोशिएट एनी अदर क्लब डील, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और बार्सिलोना ने ये भी कहा है क्लब ने कि ये क्लब में रहना चाहते थे और इनने कभी नहीं ऐसा कहा कि मैं क्लब को छोड़ दूंगा। जबकि 2020 में जोसेफ मारिया बार्थोम्यू जो इनके प्रेसिडेंट थे बार्सिलोना के, उनके साथ इनकी अनबन हुई थी और कुछ ताल्लुकात सही नहीं थे। उसके बाद जोन लोपोर्टो ने जब चार्ज लिया प्रेसिडेंट का, फिर हालात सुधरने लगे और यहाँ से मैनचेस्टर सिटी, पेरिस से जमा बहुत से क्लब इनको ढूंढ रहे थे, लेकिन
मेसी ने बेहतर समझा कि बार्सिलोना ने मुझे कुछ दिया है, मैं भी इन्हीं के साथ रहूं। अब मेसी और बार्सिलोना की कॉम्बिनेशन पे नजर डालते हैं। मेसी 13 साल की उम्र में बार्सिलोना को ज्वाइन करते हैं। उनके ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं, 672 गोल, 778 अपीयरेंसेस, 6 वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर के टाइटल। अब विनर किस किस के रहे हैं वो बार्सिलोना में खेलते हुए? 4 चैंपियंस लीग, 10 ला लीगा टाइटल, 7 स्पेनिश कप, 3 यूरोपियन सुपर कप, 8 स्पेनिश सुपर कप और क्लब वर्ल्ड कप्स 3। Messi's cupboard is full of trophies and these trophies finally belong to Barcelona. इंस्ट्रूमेंटल जीतवाने में मेसी रहे बेशतर में। अब मेसी कहाँ जाएंगे? पॉसिबिलिटी है पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मेन, फ्रांस, क्योंकि नेमार वहाँ खेलते हैं। नेमार के साथ की इक्वेशन बार्सिलोना भी अच्छी थी, वो पॉसिबिलिटी है। मेसी के वालिद जो इनको मैनेज करते हैं और इनके फाइनेंशियल एडवाइजर दोनों फ्रांस चले गए हैं, इसलिए चांसेस हैं पेरिस सेंट जर्मेन में जाने के कि वहाँ खेलेंगे। इंग्लैंड वैसे भी इनको रास नहीं आता, एक तो ज़बान अंग्रेजी और बहुत ज़्यादा सर्दी जिसमें मेसी को खेलने की आदत नहीं है। एक साउथ अमेरिकन है और स्पेन में खेला है। अब बार्सिलोना का क्या होगा मेसी के बाद? देखिए 17 साल में जो मेसी ने कैरी किया बार्सिलोना को, अब बार्सिलोना का नुकसान होना फाइनेंशियली शुरू हो जाएगा कि जब मेसी मैजिक नहीं है तो लोग कम है, मेसी मैजिक नहीं है एंडोर्समेंट कम है, मेसी मैजिक नहीं है स्पॉन्सरशिप कम है। या तो बार्सिलोना को कुछ ऐसा खेलना होगा कि उनको जीतते जाना है। गुवेरा को लाए हैं बाकी ग्रिजमैन के साथ, जीतते जाना है कि लोगों की फिर अटेंशन आ जाए बार्सिलोना की तरफ, लेकिन उनको इस अटेंशन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 नंबर की जर्सी में मैदान में मेसी उतरे तो सारी नजरें बार्सिलोना की तरफ। मेसी से ज़्यादा अब देखना होगा हाउ बार्सिलोना विल एडजस्ट टू दिस चेंज। बस अब पता चला आप लोगों को कि हुआ क्या। मैं आपसे मगर पूछूंगा कि क्या असर पड़ेगा। एक तो मेसी जहां खेलेंगे वहां क्या असर पड़ेगा, बार्सिलोना में मेसी नहीं होंगे तो क्या असर पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने डिस्कस भी किया असर क्या पड़ेगा। देखिए 17 साल एक क्लब के साथ कोई गुजारे और इस लेवल का खिलाड़ी जो गेम भी रेज करता है, एक्सपेक्टेशन भी, और लोग इसकी वजह से आते भी हैं। करिश्मा है, लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर है, तो इसीलिए वो तो गया बार्सिलोना। मैंने कुछ एक फैन से बात की, करीबी है मेरे, वो बार्सिलोना के फैन है। क्या आप फॉलो करेंगे का? नहीं बार्सिलोना अब हम नहीं देखेंगे, नहीं बिल्कुल। तो एक ये मामला है बार्सिलोना का, और जहां वो जाएंगे उस लीग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, वहां स्पॉन्सरशिप बढ़ जाएगी, वहां लोग आने बढ़ जाएंगे, वहां पैसा बढ़ जाएगा और वो कॉन्स्टेंटली वो लीग न्यूज में रहेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन मैं पहले उन दोस्तों का नाम लूंगा जिन्होंने 1968 का जो हमने उस वक्त मैक्सिको ओलंपिक्स का वो, जी हाँ, जो इंसिडेंट हुआ टॉमी स्मिथ का, वो जो हमने पेश किया था, और फिर हमने मीराबाई चानू का जो सेगमेंट पेश किया था, उसकी तारीफ की हमारे इन दोस्तों ने। मलिक अयाज हैं, आबिद शफी हैं और दानिश आफाकी हैं, कुछ और भी हैं, उन्हें अपने सवालों के साथ लिखा है। जी 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 जी। और दानिश आफाकी आरत नार्बल से लिखते हैं, रिजवान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया साल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का T20 इंटरनेशनल। जी जी, T20 इंटरनेशनल। ये वही खिलाड़ी है जिसे 2 साल पहले कराची किंग्स ने अपनी 11 में शामिल नहीं किया। ये वैसे उनके साथ ज्यादती हो रही थी, ये सही है। मैंने इनको पहले बहुत पहले खेलते देखा था बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से, मैं बड़ा इंप्रेस हो गया था। तभी गेम नहीं करते थे कि क्या बैट्समैन है। फिर इनकी बैटिंग खराब हो गई और फिर जब डिस्करेज हुआ प्लेयर तो फिर वो पीछे चला जाता है। लेकिन जो इनका कमबैक है रिमार्केबल है, किसी टीम से आउट नहीं हो रहे किसी फॉर्मेट में। जी। आगे आप लिखते हैं कि बांग्लादेश टीम की हमें दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में हरा दिया। बहुत सही बात है। ऐसा ही एक सवाल डारोफ ने भी लिखा है, पूछते हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीमों में सबसे कमजोर टीम है T20 में, वनडे वो अच्छा खेलते हैं, क्या वो T20 को इजी कर डालते हैं? कैसे इजी लेंगे? मुझे होता है ना, इंटरनेशनल मैच है, हाउ कैन यू टेक एन इंटरनेशनल मैच? हम जब कहते हैं ना उस टीम ने इजी लिया, इसने लिया, मैच अफगानिस्तान के साथ था, कोई किसी के साथ नहीं लेता है मैच इजी। अगर आपको हालैंड के साथ भी टेस्ट क्रिकेट मैच खेलना है, कोई इजी नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेता। एक बात जी, फिर क्या चीज है? देखिए ऑस्ट्रेलिया कभी जमा ही नहीं T20 में पूरी लाइफ में।
यहाँ एक वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे वो, जो वेस्ट इंडीज में हुआ, जो फाइनली इंग्लैंड ने जीता, जी। उसके अलावा ये कहीं जमते नहीं। अब जिस टीम के रेगुलर मेंबर डैन क्रिश्चियन, एनरिक हो, वेड हो, उसकी क्या काबिलियत होगी, सही बात, उसका क्या मयार होगा, आप खुद सोच लीजिए। अब इस टीम में ये भी है कि स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है, क्योंकि उन्हें कहा वहां दौरा नहीं करेंगे, इस सब कॉन्टिनेंट में कोविड है, अगर आईपीएल के लिए बुलाएंगे तो दुम दबा के आएंगे, तब कोविड नहीं खाएगा उनको। तो उसके बगैर मुझे लगता है कि उस्मान ख्वाजा होनी चाहिए टीम में, शॉन मार्श अगर 32-34 साल के उनकी जगह बनती है, क्योंकि प्लेयर नहीं है किसी काम के, अब प्लेयर नहीं ट्रेनिंग कैरी कर सके, स्टाइनर्स टीम में नहीं है, वो टीम सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, वो क्या खेल रहे हैं, वो खुद भी नहीं जानते, और लोग भी हैरान नहीं कि ऑस्ट्रेलिया कर क्या रहा है। बिल्कुल सही। एक बार फिर आते हैं ओलंपिक्स की जानिब। आप देख लीजिए, चाइना इस वक्त भी मेडल टैली पे टॉप पे, तो ये दबदबा जो है चाइना का क्या है? 84 में ओलंपिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया, उससे पहले नहीं लेते जी। और उसके बाद देखिए राइज क्या है इनका। ये ऐसी बात है कि चाइना एक सिस्टमैटिक तरीके से स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, वो ज्यादा बात जारी करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने महज एक गोल्ड मेडल जीता। जैवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने सोने का तमगा हासिल किया। यूं 1 अरब और 30 करोड़ वाले इस मुल्क के लिए नीरज चोपड़ा किसी मसीहा से कम नहीं। नीरज के अलावा भारत को कुछ और चांदी और कांसी के तमगे मिले। नीरज के साथ साथ भारत के लिए चांदी और कांसी के तमगे जीतने वाले ये चंद खिलाड़ी मुल्क के हीरो बन गए हैं और यूं समझिए इन सब के वारे न्यारे हो गए हैं। लेकिन क्या करें, अपने अपने मेयार की बात है। भारत के बिल्कुल पड़ोस में वाक़ चीन के हालात यूं समझिए इस मामले में सिरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ चांदी और कांसी का तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों की पजीराई करना तो दूर की बात है, उन्हें तो आड़े हाथों लिया जाता है कि आखिर उनकी जोली में गोल्ड मेडल क्यों नहीं आया। चीन की मर्दों की जिम्नास्टिक टीम ने एक इवेंट में कांसी का तमगा हासिल किया। टीम ने इस जीत को अपनी नाकामी से ताबीर किया और अवाम से माफी मांग ली। इसी तरह चीन की एक टेबल टेनिस खिलाड़ी इन खेलों में चांदी का तमगा जीतने पर जार जार रो रही थी, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके अवाम को गोल्ड मेडल से कम कोई चीज काबिल कबूल नहीं। चीन ने टोक्यो ओलंपिक्स में जितने मेडल जीते हैं उनमें तकरीबन 45% सिर्फ सोने के तमगे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि चीनी खिलाड़ी इस कदर गोल्ड मेडल्स के पीछे क्यों पड़े हैं। 1984 में जब से चीन ने लॉस एंजल्स खेलों में शिरकत की है, तब से चीन का एक अहम मोटिव रहा है ओलंपिक्स पर अपनी बालादस्ती और अपना दबदबा कायम करना। यह मामला ओलंपिक्स या दूसरे खेल शोबों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि चीनी कौम और वहां की कम्युनिस्ट हुकूमत ने ठान ली है कि जिंदगी के हर शोबे में चीन को सबसे आगे ले जाना है। सरजंग के बाद अमेरिका को गालिबन खुशफहमी थी कि अब उसके रास्ते में आने वाला कोई नहीं। अभी सोवियत यूनियन अलग अलग रियासतों में बटा ही नहीं था कि चीन का अरूज शुरू हो गया। चीनी कौम जिस बुलंदी की तरफ उड़ रही है, ओलंपिक्स में उनकी उड़ान इसी बुलंदी की एक कड़ी है। चीन ने अपने यहाँ खेलों का एक ऐसा मौसर और इंतहाई गैर मामूली ढांचा तैयार किया है जिसकी नजीर नहीं मिलती। उनके यहाँ एथलीट्स को तैयार करने का जो तरीकाकार मौजूद है वो खिलाड़ियों के लिए रुला देने वाला ही सही, लेकिन पूरी तरह से कारगर साबित हुआ है। 2018 में एक सर्वे के मुताबिक चीन में 3800 एथलेटिक्स स्कूल हैं। इन स्कूलों में 25 लाख बच्चे खेलों के मुख्तलिफ शोबों के लिए तैयार किए जाते हैं। मुख्तलिफ खेलों के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए बड़ा पेशेवराना अंदाज अपनाया जाता है, जैसे जिस्म की पूरी तरह से मेजरमेंट करने के बाद ही तय किया जाता है कि बच्चे का जिस्म वेट लिफ्टिंग के लिए मौजून है कि नहीं। आर्चरी के लिए बच्चे की नजर इंतहाई तेज और बड़ी फोकस्ड होनी चाहिए। एक मरतबा आप किसी खेल के लिए चुने गए तो यूं समझिए आपके असल इम्तिहान की घड़ी आ गई है। इंतहाई सख्त मुश्किलात से भरपूर ट्रेनिंग में आपका जिस्म पूरी तरह फौलादी बनाया जाता है। दिन भर की कठिन तैयारी के बाद आपके पास बस 2 काम बचते हैं, खाना और सोना। ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए चीन अपने खिलाड़ियों पर खूब पैसा बहाता है। 2001 में टाइम मैगजीन के एक तजिए के मुताबिक चीन में अगर एक गोल्ड मेडल पर खर्च होने वाली रकम का हिसाब लगाया जाए तो एदादुशुमार आदमी के होश उड़ा लेते हैं। 2001 में चीन में हर ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए चीनी सरकार औसतन $8 मिलियन खर्च करती थी। 2004 में यह रकम $100 मिलियन तक पहुंच गई।
2004 के एथेंस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए चीन ने अपने एथलीट्स पर 20 बिलियन येन खर्च किए और 32 गोल्ड मेडल हासिल किए। यूं हर गोल्ड मेडल पर खर्च होने वाली रकम 700 मिलियन येन बनती है। अगर इस मामले में चीन का मवाजना रूस के साथ किया जाए तो रूस के मुकाबले में चीन एक गोल्ड मेडल के लिए 25 गुना ज्यादा रकम खर्च करता है। ओलंपिक खेलों में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन ने एक और अनोखा तरीका अपनाया है। चीन ने ऐसे 6 खेल शोबों का इंतखाब किया है जिनमें मगरिब कम दिलचस्पी दिखाता आ रहा है। इन 6 खेल शोबों को यूरोप, अमेरिका और रूस ने कदरे नजरअंदाज किया है। टेबल टेनिस, शूटिंग, डाइविंग, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स और वेट लिफ्टिंग पर पूरी तरह से चीन का राज चल रहा है। चीन ने टोक्यो ओलंपिक्स के तमाम शोबों में जो गोल्ड मेडल जीते हैं उनमें 75% सिर्फ इन शोबों में हासिल किए हैं। इन 6 के 6 शोबों में चीन को टक्कर देने वाला कोई और मुल्क दूर दूर तक नजर नहीं आता। वेट लिफ्टिंग में दिए गए 11 गोल्ड मेडल्स में चीन ने 7 अपने नाम कर दिए। डाइविंग के 8 गोल्ड मेडल्स में 7 चीन के हिस्से में आए हैं। इसी तरह टेबल टेनिस के 5 गोल्ड मेडल्स में 4 चीनी खिलाड़ियों ने हासिल किए। चीन अपनी फीमेल एथलीट्स पर कुछ ज्यादा ही इन्हिसार करता है। यह सौदा चीन के लिए किसी भी सूरत में घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। टोक्यो ओलंपिक्स में इस मुल्क ने जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं उनमें 2/3 चीनी खवातीन ने हासिल किए हैं। चीन में खेलों से वाबस्ता बेशतर ऑफिशियल्स मुल्क के इस तरीकाकार से काफी खुश और मुतमईन नजर आते हैं। चीनी अवाम जुनून की हद तक चीनी बालादस्ती के कायल हैं। वो बीजिंग को आलमी सतह पर सबसे ऊंचे पायदान पर देखना चाहते हैं और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स के पीछे चीनी खिलाड़ियों की ये दौड़ इसी की एक कड़ी है। ये थे जावेद परे, बात कर रहे थे चाइना के ओलंपिक्स में दबदबे की। डोमिनेंस है, डोमिनेंस कई खेलों में डोमिनेंस है, कुछ खेल खास सिलेक्ट किए और बाकी भी अगर आप बाहर देखें, वर्ल्ड बैडमिंटन में उनकी वैसे भी डोमिनेंस है, वर्ल्ड आउटसाइड ओलंपिक्स, सही, वर्ल्ड जिम्नास्टिक्स में, डाइविंग में, टेबल टेनिस में, उनकी शूटिंग आर्चरी में भी आ रहे हैं। डोमिनेंस है टोटल उनकी। और वो सिस्टम जो जावेद ने बताया, किसी प्लेयर निकलते हैं और क्या करते हैं प्लेयरों के लिए, एक एक प्लेयर पे कितना खर्चते हैं, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते। कितनी बार हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ भी और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने बात की है। कीनिया में क्या है, हमसे कम डेवलप्ड है। जी, इथियोपिया में क्या है, उनने तूफान मचाया दुनिया में, उनके एथलीट्स ने इतने सालों से, और फैसिलिटी भी नहीं है, लेकिन लोगों में वो स्ट्रेंथ है और वो जोश है, डेडिकेशन है, और उनकी वो स्ट्रेंथ आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको लिमिटेड इलाकों से प्लेयर चाहिए, और जैसे हमने पिछली बार बात की थी, इसका प्लेयर चाहिए, उसका चाहिए, ये नहीं चाहिए, मेरा चाहिए। फिर हर काम में, हर चीज में किसी ना किसी लेवल पे करप्शन तो है ही, और एक सिस्टम इन प्लेस नहीं है। सिर्फ बैक आपने बड़ा अच्छा किया, वो आप मुझे कहेंगे मैंने बड़ा अच्छा किया, इस तारीफों में वक्त गुजरता है, आगे नहीं बढ़ते हैं। सही बात। एक और सवाल लेते हैं, मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से पूछते हैं, T20 वर्ल्ड कप चूंकि UAE में खेला जा रहा है, क्या एशियन टीमों के ज्यादा चांसेस हैं कप जीतने के? और इसी से मिलता जुलता सवाल आरिफ रशीद भट्ट ने नौपुरा चाडूरा से भी पूछा है, क्या इंडिया और इंग्लैंड T20 आलमी कप के फेवरेट्स हैं? देखिए, वो मोहम्मद रमजान की खास बात है, ये पिछले 3 महीने से वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी हम करेंगे उस महीने में बात वर्ल्ड कप, तब तक देखेंगे टीमें कौन सी आ रही हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी टीम आएगी। हाँ, थोड़े विकेट होंगे हमारे इस रीजन के लिए, और फिर स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छा काम करेगी, ये डेफिनेटली है। और वैसे भी हर कंडीशन में स्पिन बॉलिंग काम करती है T20 में। जो 10 टॉप बॉलर हैं दुनिया में इस वक्त T20 में, एक फास्ट बॉलर है उसमें, टिम साउदी, 9 स्पिनर है। तो स्पिनर का बोलबाला ऑलरेडी है T20 में, लेकिन ये है कि इस रीजन में जब खेलेंगे तो बाकी प्रिपेयर होके आएंगे। और इंग्लैंड की बात की है आरिफ ने, और की है इंडिया की बात। डेफिनेटली दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, डेफिनेटली दोनों टीमें अच्छी हैं। फेवरेट है या नहीं है, ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। वाजिद गुलजार मांडीपुरा से पूछते हैं कि सूर्य कुमार यादव रिसेंट पास्ट के इंडिया के मोस्ट कंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं, तो लगता है कि कोहली ने उनके करियर को आगे बढ़ने नहीं दिया क्योंकि वो उनके फेवरेट खिलाड़ी नहीं है। देखिए, ये आपको कैसे पता चला वो उनके फेवरेट खिलाड़ी नहीं? हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता वो किसके फेवरेट खिलाड़ी हैं या किसके नहीं है।
ये हम नहीं जानते। हाँ, उनने केकेआर के लिए बहुत रन बनाए थे, फिर बाकी टीमों में रन बनाए थे, लेकिन इंडिया में तो 5-10 मैच खेले। हम उनको कैसे रिसेंट पास्ट का मोस्ट कंसिस्टेंट खिलाड़ी मान ले 5-7 मैचों के? नहीं मान सकते, इट्स टू अर्ली। हाँ, बैट्समैन बेहतरीन है, लाजवाब है। मैं कहता हूँ तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, नॉट T20 और वनडे, तीनों के काबिल हैं। लेकिन आज तक उनको जगह क्यों नहीं दी? वो इंडिया का कुछ सिस्टम ही ऐसा है कि आप इधर उधर से अहरेगारों को उठा के ले आए, लेकिन इनको कभी मौका नहीं दिया खेलने का। ये बात सही है, लेट हुई, लेकिन कोहली का इसमें हाथ है ये हमें नहीं पता है। अब हम आते हैं पिछले क्विज की जानिब, जो हमने पिछले हफ्ते आपसे पूछा था। हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी, ये क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये जो है स्टॉकहोम 1912 के ओलंपिक्स में टग हुआ जो रस्सी खींचते थे, उसका मुकाबला चल रहा है। बहुतों ने सही जवाब भेजा है, लेकिन मामला यह है कि आपने आधा लिखा है। स्टॉकहोम 1912 हो क्या रहा है वो नहीं लिखा है। जिनने लिखा है हो क्या पूरा जवाब, बिल्कुल हो क्या रहा है और कहाँ, उनके नाम रसीद पड़ेंगे। तो साथी दोस्त हैं और उसमें से एक विनर है। विनर को हम बाद में डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन पहले उन 7 दोस्तों के नाम जिन्होंने सच में पहचाना, यानी दोनों चीजें, टग ऑफ वॉर और कहाँ पे हो रही है, कब हो रही है। आप हैं शबीर भट्ट, शोपोरा चाडूरा, मुश्ताक लोन, तुर्कवांगाम शोपियान, जावेद इकबाल मीर, सिकंदरपुरा बीरवा, मीर जहरा सनोबर, पटन बारामुल्ला, दारूफ पूरवारा चाडोरा, खान इसहाक प्रंगरू मावर और शौकत अली आवान गुंड पुलवामा। ये थे उन दोस्तों के नाम जिन्होंने सही जवाब दिया। अब हम चलते हैं कुपवारा आसिफ मकबूल भट्ट के पास विमेंस रग्बी टूर्नामेंट की रिपोर्ट के साथ। ये एक पुरानी कहावत ही है, लेकिन दानाई से भरपूर है कि एक सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म में ही नशो नमा पाता है। पीछे जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, बल्कि एक नई गेम है जो कभी इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं खेली जाती थी। जी हाँ, आपने सही और दुरुस्त देखा, ये रग्बी का खेल है। रग्बी के खेल ने इंग्लैंड में जब जन्म लिया, उस वक़्त किसे यकीन था कि कुपवारा जैसे दूर दराज इलाके या डिस्ट्रिक्ट में भी ये अपना नाम कमा सकती है। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट रग्बी एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर रग्बी एसोसिएशन और ग्रोथ स्पोर्ट्स एकेडमी ने किया। टूर्नामेंट में कुल मिला के 150 खिलाड़ियों ने शमूलियत की और 16 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। हमने जब सेक्रेटरी रग्बी एसोसिएशन कुपवारा सईद आदिल मंजूर से बात की, तो उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो हमें ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने में हमें सपोर्ट करे, ताकि रग्बी जैसे खेल को यहाँ पर और पजीराई मिले और नौजवान खिलाड़ी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत करे। रग्बी का खेल दिन ब दिन ज़िला कुपवारा में अपनी मकबूलियत पा रहा है और नौजवान खिलाड़ी भी इसमें ज़बरदस्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैं कुपवारा से एक चैंपियन खिलाड़ी इर्तिका पाकीज़ा है, जिन्होंने इस गेम में भी पार्टिसिपेट किया और कहीं ना कहीं इन्होंने नेशनल लेवल तक इस गेम को खेला हुआ है। पाकीज़ा लड़कियां चूँकि बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, जैसे बैडमिंटन है या दूसरे कुछ गेम्स है, आपने रग्बी को ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे रग्बी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने अपने कश्मीर में देखा बहुत सारी लड़कियों को और मैं उन्हीं से इंस्पायर हुई। जैसे कि हमारी सोलिया रग्बी हुई, उसी को देख के मैं इंस्पायर हो चुकी हूँ। कहीं ना कहीं आपको लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपको इन गेमों में पार्टिसिपेट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक लड़की होने के नाते। क्या आपको लगता है कि आपको भी इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? जी हाँ, अभी भी पढ़ रहा है, लेकिन मुझे उनसे कुछ नहीं है। मुझे घर का सपोर्ट मिल रहा है। मैं अभी तक यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, कंटिन्यू करूँगी। जी, इनका कहना है कि मुझे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। एक इंथुसियास्टिक प्लेयर है, ये अपना फ्यूचर बहुत आगे देख रहे हैं। इस गेम को खेला भी नहीं जाता था और इसका इंट्रोडक्शन तक भी ना था। आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आपने नया इस गेम को कुपवारा में इंट्रोड्यूस करवाया? पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में इवेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। बट विद द हेल्प ऑफ J&K रग्बी एसोसिएशन और काउंसिल की मदद से हम यहाँ पे ये इवेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। आदिल, जो ये खेल जो है ये 1-2 साल में इंट्रोड्यूस हुआ और कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिला कि नौजवान खिलाड़ियों ने बहुत जल्द गेम को सीखा। क्या आपको लगता है कि ज़िला कुपवारा के बच्चों में इतनी सलाहियत है कि वो जल्द हर गेम को सीख लेते हैं? देखिए, नॉट ओनली कुपवारा, मैं कुपवारा की पर्टिकुलरली बात नहीं करूँगा, मैं पूरे अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और कुपवारा में देखेंगे तो जैसे ही जितनी मैंने मेहनत यहाँ पे करी, उसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो आपके सामने है। हमारे नेशनल प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे, अभी भी मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पे हमारे पास सीनियर नेशनल प्लेयर्स है, हमारे पास जूनियर है, सब जूनियर नेशनल प्लेयर्स है।
तो यहाँ से बात कर रहे थे, बड़ी बात है, वहाँ रग्बी का मैच हो रहे हैं जबरदस्त और अच्छी तरह खेल रहे हैं लोग। अच्छा है कि मुख्तलिफ खेल में हिस्सा लें, एक दो से ही टिके ना रहें। बहुत से खेल हैं और बहुत से ऐसे खेल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत भी है। एक मसला वो भी हो जाता है कि अफोर्ड करना बाकी चीज़ें। और वहां से इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच हुआ, उसमें आप देख लीजिए भारत की कारकर्दगी पहले अगर देखेंगे, पहली इनिंग्स में जबरदस्त जब इंग्लैंड को उन्होंने कम रन किया, हाँ 183 पे इंग्लैंड को आउट कर उसमें आप देखिए बुमराह ने, शमी ने क्या बॉलिंग, सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग, सिराज ने भी अच्छी एक ही विकेट लिया मगर बॉलिंग अच्छी की। उसके बाद राहुल ने अच्छी बैटिंग की, कैच भी राहुल के छूटे जो इंग्लैंड को भुगतना पड़ा बाद में। जी जी। और उसके अलावा पुजारा, कोहली नहीं चले। और असली में राहुल और जडेजा की पार्टनरशिप, उसके बाद बुमराह के रन 28, शमी के 10-15 और बाकी ये मिलके लीड 95 रन बहुत भारी पड़ी, बहुत जबरदस्त। और एज यूजुअल जो रूट थे आउट ऑफ शॉट्स नजर आए इसके अपने। उन्हें करन को बहुत अंडर बॉल किया, उन्हें ब्रॉड को ओवर बॉल किया और वो विकेट वक्त पे ले नहीं पाए। और ये एक चीज अजीब सी है, ये मैंने बारहा डिस्कस किया इतने सालों में, जब टेल अंडर आता है तो आप अनयूजुअल बॉलिंग शुरू करते हैं, अब नॉर्मल बॉलिंग नहीं करते। हम इसको शॉर्ट बॉलिंग पे आउट करेंगे। जब जडेजा अकेले वहां टिक गए टेल के साथ तो इसको शॉर्ट बॉलें मारेंगे। अब नॉर्मल बॉलिंग करते जडेजा को शायद आज निकलता, शॉर्ट बॉलिंग के लिए वो वाले पर भी अड़े, उन्हें रन माने बने उस पे। आप सडनली चाहते हैं हर बॉल पे निकले टेल के साथ विकेट, वो नहीं निकलता है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर के पास स्पीड नहीं है। इस मैच में कोई बॉलर नहीं है जिसके पास 140 से ऊपर कंसिस्टेंट स्पीड हो। एक आध बार बॉल कर लेते हैं ब्रॉड 140 तक, बाकी कोई नहीं। एंडरसन ने अच्छी बॉलिंग की, मैं मानता हूं एंडरसन की, बट ही इज नॉट एबल टू रन थ्रू अ साइड एज ही यूज्ड। अच्छी बॉलिंग ठीक है, लेकिन क्या आप दूसरी टीम को 15 ओवर में नॉकआउट कर सकते हैं 6 विकेट लेकिन। और इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में अच्छे रन बनाए, रूट के बाकी तो उनकी टीम में बैट्समैन कोई नहीं है। रूट ने अच्छे रन बनाए। मैं कहता हूँ 15-20 साल में इतनी वीक बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की हमने कभी देखी नहीं, जिसमें क्रॉली, सिबली और बर्न्स टॉप बैट्समैन हो, जिसमें बटलर एज टॉप बैट्समैन खेलते हो। वो टीम क्या होगी? ये जो भारत की टीम थी जो हमने देखी, जब बॉलर्स की कॉम्बिनेशन बैट, बुमराह ने सेकंड में 5 विकेट लिए, बेमिसाल बॉलिंग की, जबरदस्त। तो क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जो टीम उन्होंने सिलेक्ट की थी? देखिए इंडियन टीम में मुझे एक खामी लगी, उमेश यादव होने चाहिए थे शार्दुल ठाकुर की जगह। वो क्यों नहीं खेलते? पेस है, मूवमेंट है, स्विंग है, विकेट ले सकते हैं। शार्दुल ठाकुर किस लिए खेलते हैं? मुझे लगता है शार्दुल बैटिंग कर लेते हैं। बैटिंग करने को करना क्या है आपने? यादव तो 5-6 विकेट भी ले सकते हैं मैच में, इनिंग में। और बाहर बैठा है एक बॉलर जो अच्छा है, जो प्रूवन है अच्छा बॉलर, क्यों? अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है, तो ये हमने देखा कि रिजल्ट मैच में क्या हुआ। और पहला टेस्ट इंडिया यूजुअली हारता है हर सीरीज, बिल्कुल सही, उसके बाद सीरीज ही जीत जाता है। अब इस बार देखते हैं क्या होता है अगले मैचेस। बिल्कुल। सवाल मैं पढ़ूंगा, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान से पूछते हैं, भुवनेश्वर कुमार को इंग्लैंड के टूर पर न लेना भारत की सबसे बड़ी गलती थी? नहीं थी, हमने उनको श्रीलंका के साथ बॉलिंग करते देखा। अभी वो इंजरी से जूझ रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम टू गेट बैक। राजपुरा बारामूला से तारिक खान लिखते हैं, इंग्लैंड की टीम क्रिस वोक्स जैसे खिलाड़ी पर भरोसा क्यों नहीं करती? जब भी उन्होंने खेला अच्छा परफॉर्म किया। देखिए जब भी खेला बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग अच्छी की, अच्छे फील्डर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, पेस अच्छी खासी है, लेकिन नहीं खिलाते हैं। वहां कुछ समझ नहीं आ रहा उनकी टीम सिलेक्शन है क्या। अभी जो नए प्लेयर थे जिनने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, उसमें ग्रेगरी और कुछ और प्लेयर बहुत अच्छे हैं जो टीम में आ सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं के पीछे पड़े जो है। और देखिए ना, इंग्लैंड की जो सम टोटल में टीम है, बैट्समैन की एवरेज 25-26 है, चोट के बगैर 27 है एज बैट्समैन जो खेलते हैं 20-20 टेस्ट के बाद। यानी वो कितने अच्छे बैट्समैन हैं। और वोक्स की जगह बनती है अगले मैच में, वुड की जगह भी बनती है, क्योंकि इनके पास शेयर पेस का बॉलर ही कोई नहीं। बिल्कुल, और शेयर पेस ही भारत को परेशान कर सकती है, किसी को भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं आज के क्विज की जानिब, लेकिन पहले पिछले क्विज के विनर का नाम। जी, आप हैं मीर जहरा सनोबर, आप पटन बारामूला से। बहुत बहुत मुबारक मीर जहरा सनोबर, आपने सही जवाब दिया बाकियों के साथ, लेकिन पूरा अंदाजी में आपका नाम निकला। अब आज का सवाल, इतने हफ्ते से हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, ओलंपिक्स के सवाल पूछ रहे हैं। आज का सवाल का ताल्लुक फुटबॉल से। अब लेते हैं आज के मैगजीन से इजाजत।
आपने ये मैगजीन देखा। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, और इसको जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।